बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है फरवरी मार्च 26 का पेपर और एमसीक्यूज का पेपर है बेटा, पेपर 1-2। तो बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट अ सोल ट्रेडर इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है बेटा इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। इसका मतलब देख लेते हैं कौन सी बात सही नहीं है। इसका मतलब तीन बातें सही हैं, एक बात जो होगी इनकरेक्ट होगी। कह रहे सर, एडिशनल कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन एनी टाइम। जब भी बेटा सोल ट्रेडर चाहे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बात सही है गलत है? बिल्कुल कर सकता है भाई, कौन रोकने वाला है आपको। ड्रॉइंग्स आर अनलिमिटेड, इसका मतलब ड्राइंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, जितनी चाहे ड्राइंग कर सकते हैं। सही है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये वाली बात गलत है। लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऐसा नहीं होता भाई। लाइबिलिटी जो है वो तो आपको सोल ट्रेडर के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये आंसर होगा सी इज नॉट करेक्ट। एबिलिटी टू रेज फाइनेंस में बी लिमिटेड, ये बात सही है बेटा कि जो सोल ट्रेडर की एबिलिटी होती है फाइनेंस रेज करने की, वो बहुत ही लिमिटेड एबिलिटी होती है। तो इसका मतलब बेटा ये तीन बातें सही हैं। सोल ट्रेडर को कोई रोक नहीं सकता कि तुम ड्राइंग ना करो, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। वो जितनी चाहे ड्राइंग करे, जब चाहे और कैपिटल लाए, जब चाहे जो है वो बिजनेस को क्या कहा, एबिलिटी टू रेज फाइनेंस, लेकिन वो फाइनेंस लिमिटेड ला सकता है। इससे ज्यादा वो कैपिटल नहीं ला सकता जितने उसके पास पैसे अवेलेबल है। लेकिन ये इनकरेक्ट है कि लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं और सोल ट्रेडर में लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, बल्कि कंपनी में जो है शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सही है, तो सी इज नॉट करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। Which sources of finance are only available to limited companies? आपको बताना है बेटा लिमिटेड कंपनी कहां से फंड रेज कर सकती है। ओनली अवेलेबल टू लिमिटेड कंपनीज, इसका मतलब बेटा सोल ट्रेडर के पास और पार्टनरशिप के पास ये ऑप्शन नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट तो बेटा सबके लिए अवेलेबल होता है, सोल ट्रेडर के लिए भी या पार्टनरशिप के लिए भी। तो ये बात नहीं हो सकती। और डेवेंचर्स, बात बिल्कुल सही है बेटा, डेवेंचर्स सिर्फ कंपनी के लिए होते हैं, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के लिए डेवेंचर्स नहीं होते। राइट इशू जो है वो भी सिर्फ कंपनीज के लिए होते हैं। सही है, राइट इश्यूज जो है वो सिर्फ कंपनी के, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को नए शेयर्स इशू करे बेटा, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है राइट इशू। सिक्योर्ड लोन, लोन तो बेटा कोई भी ले सकता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब जिसके ऊपर कोलेटरल रखवाया जाए, सिक्योरिटी रखवाया जाए, कि अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो आपका कोलेटरल या सिक्योरिटी जो है वो बैंक ले लेगा और वो आपके एसेट्स बेच के अपना पैसा वसूल कर लेगा। तो 2 और 3 बेटा ऐसे ऑप्शन है जो सिर्फ कंपनीज में नजर आते हैं, डिवेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करना और राइट इशू के थ्रू पैसा रेज करना। तो बेटा सी वुड बी द राइट आंसर, 2 और 3। आगे बात बढ़ाते हैं। द ओनर ऑफ द बिजनेस सेटल्ड द अकाउंट ऑफ अ ट्रेड पेबल बाय बैंक ट्रांसफर ऑफ 760 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्या कह रहा है भाई, ओनर ने अपने सप्लायर को पैसे दिए और कितने पैसे दिए, 760, जिसमें से उसने डिस्काउंट बेटा डिडक्ट कर लिया था पहले ही 5%। तो आपको बताना है बेटा कि विच व्हाट करेक्टली रिकॉर्ड्स द एंट्री फॉर द कैश डिस्काउंट इन द कैश बुक ऑफ द बिजनेस। तो बेटा कैश बुक में हम कौन सा कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। पहली बात ये बेटा, जब हम अपने सप्लायर को पैसे दे रहे हैं ट्रेड पेबल को, तो डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा बल्कि डिस्काउंट रिसीव होगा। अब डिस्काउंट रिसीव का बेटा कौन सा अमाउंट सही है, 38 या 40, चेक करते हैं। सवाल ये आता है बेटा, ये जो हमने 760 दिया, क्या इस पे अभी 5% अप्लाई करना है या ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है। लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है। सही। और अगर ये आफ्टर डिडक्टिंग नहीं भी लिखता, तो लॉजिक ये समझ लें कि जब हमने बैंक से पेमेंट की कितनी, 760, तो बेटा जब हम सप्लायर को पैसे देंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले इसको फुल पेमेंट दे दे, फिर रोज जो है सप्लायर को हम चक्कर लगाएं, उसकी मिन्नतें करें कि भाई वो बराए मेहरबानी आप जो है वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बराए मेहरबानी जो है वो मेरा डिस्काउंट के पैसे तो दे दें। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम ये करेंगे कि बेटा पहले सप्लायर को पूरे पैसे नहीं देंगे, पहले ही डिस्काउंट काट लेंगे, उसके बाद पेमेंट देंगे। अब पता ये चला सर, ये जो 760 है, क्या ये 100% है या ये 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये 95% है। तो सर 760 जो है वो 95% है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे, 95% से, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा बेटा 800।
अब या तो 800 पे लगा लें 5% जो कितना आ जाएगा बेटा 40, या ये भी कर सकते थे 800 और 760 का बेटा हम क्या निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें। तो 800 और 760 का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, हमारा डिफरेंस आ रहा है 40। तो पता ये चला बेटा कि जो डिस्काउंट का करेक्ट अमाउंट होगा वो होगा 40, और हमारे लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि हम अपने सप्लायर को क्या कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं a sole trader, D would be the right answer. A sole trader debited an item of capital expenditure to an expense account. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, कोई नॉन करंट एसेट बाय करने के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, या नॉन करंट एसेट को अपग्रेड या मॉडिफाई करने के लिए हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और ये एसओएफपी में जाता है बेटा एज अ नॉन करंट एसेट। सही। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्सपेंस में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें बताना है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर वर देन प्रिपेयर्ड, कौन सी बात सही है। हमने क्या किया था, जैसे हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी क्या था भाई, एक एसेट था, लेकिन हम बन गए मलिक रियाज की औलाद। हमने बोला भाई ये गाड़ी क्या है, 2 करोड़ रुपए की हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमने गाड़ी को एक्सपेंस में डाल दिया। तो इससे क्या होगा, पहली बात ये कह रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल ओवर स्टेट हो जाएगा। सवाल ये आता है बेटा हमारा एक्सपेंस बढ़ गया या कम हो गया। हमने जब गाड़ी को फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल को एक्सपेंस में डाल दिया, तो एक्सपेंस बेटा बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। सही। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया बेटा, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हो गया होगा। तो कैपिटल ओवर नहीं हुआ होगा बेटा, बल्कि अंडर स्टेट हुआ होगा। आगे कह रहे हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर अंडरस्टेटेड, तो एक्सपेंस तो अंडर नहीं हुआ बेटा, एक्सपेंस तो ओवर हो गया, ये बात भी गलत है। कह रहे हैं नॉन करंट एसेट वर ओवरस्टेटेड, कह रहे हैं नॉन करंट एसेट को हमने ओवर कर दिया, ये भी गलत है, क्योंकि नॉन करंट एसेट तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। कह रहे हैं प्रॉफिट अंडर हो गया, ये बात सही है बेटा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जब एसेट को एक्सपेंस में डालेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और जब एक्सपेंस बेटा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो बेटा डी वुड बी द राइट आंसर। आगे बात बढ़ाते हैं। कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज अ प्रिंटर एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन 1 जनवरी। तो क्या कह रहा है बेटा, हमने प्रिंटर खरीदा है, सही है, और हमने ये कुछ एक्सपेंडिचर किया है, तो हमें बताना है इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा। बहुत आसान है। पहली बात बेटा, जितने का प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर की जो परचेज प्राइस होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंडरी बेटा वो कह रहा है सप्लाई ऑफ इंक, जो इंक होती है बेटा, 2 साल की हमने इंक की सप्लाई ले ली, तो ये इंक जो है वो कैपिटल नहीं होता, ये डे टू डे होता है, क्योंकि बार बार डलवानी पड़ेगी इंक, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी रेवेन्यू होगा बेटा, और इंस्टॉलेशन जो होगा वो होगा कैपिटल। इंस्टॉलेशन क्या होगा बेटा, कैपिटल। तो बेटा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो जरूरी है, सही है, एसेट के लिए, तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही। जैसे परचेज प्राइस कैपिटल हो गया, इंस्टॉलेशन भी कैपिटल है। सही है। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि जिस वक्त हम एसेट बाय कर रहे हैं उस वक्त लग रही है, और जिसके बगैर भाई वो एसेट जो है वो यूज ही नहीं हो सकता, तो वो होगा कैपिटल। और ये वो कॉस्ट होगी बेटा जो कभी कभार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। तो बेटा ये जो मेंटेनेंस है तो बार बार करानी पड़ेगी, ये एक्सपेंस में जाएगी। जो इंक होता है बेटा वो भी बार बार यूज करनी पड़ेगी, प्रिंटर की इंक या टोनर जो होता है। तो 43,500 बेटा वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एज एन एक्सपेंस। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रहे होंगे तो ये 2 साल की इंक है, तो इसमें से हम 1 साल की चार्ज करेंगे बेटा 1500, और ये जो मेंटेनेंस है ये भी 3 साल की है, तो इसमें भी हम 1 साल की बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे 2000। सही। ऑल्दो हमें यहाँ करना नहीं है, लेकिन अगर करना होगा तो हम सिर्फ 1 साल की इंक और 1 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे बेटा ए वुड बी द राइट आंसर। आगे कह रहा है बेटा हमने मशीन एक बाय की है 5 years ago हैव बीन फुली डेप्रिशिएटेड। बेटा वो जो मशीन हमने खरीदी वो फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है, मतलब उसकी एनबीवी क्या हो चुकी है बेटा, 0 हो चुकी है, नेट बुक वैल्यू। आगे क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, क्या कह रहा है, जब ये साल शुरू हुआ, बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, okay, on 1st January the business decided that the machine can be used for additional 3 years and a residual value for it has been established। तो बेटा एक मशीन जो 5 साल पहले खरीदी थी फुली डेप्रिशिएट हो गई, अब छठा साल शुरू हो गया, लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि यार ये तो मशीन 3 साल और चल सकती है, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी हमने स्टैब्लिश कर ली कि फॉर एग्जांपल इतने में ये बिक जाएगी मशीन ना, तो अभी भी बिक सकती है, और 3 साल के बाद
तो कह रहा है बेटा व्हाट विल बी द डिप्रिसिएशन बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द मशीन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हमें बताना है बेटा अगर एक एसेट फुली डिप्रिशिएट हो गया और अब हमने ये सोचा कि नहीं अब भी इसके अंदर कुछ जान बाकी है और 3 साल हम इसको और यूज कर लेंगे और 3 साल के बाद भी ये बिक जाएगी, तो अब डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ओवर 8 years। डेप्रिसिएशन बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ओवर 8 years नहीं हो सकती। क्यों? उसकी वजह ये 5 साल तो पहले ही गुजर चुके हैं। तो जिन 5 सालों की हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी अब हम उसको पीछे जाके रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो होता है बेटा वो एक एस्टिमेट होता है, सही, और एस्टिमेट्स रिवाइज होते रहते हैं। तो लेकिन अब आपने क्या करना है, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब उसको पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम ये नहीं कर सकते, तो बेटा बी वुड बी द राइट आंसर, नो एंट्रीज एट ऑल। तो बेटा अगर एक एसेट फुली डिप्रिशिएट हो चुका है तो उसकी एनबीवी क्या हो चुकी है? 0। तो अगर वो ऑलरेडी फुली डिप्रिशिएट हो चुका है तो चाहे हम उसको 2 साल और यूज करें 3 साल और यूज करें, अब मजीद इस पे कोई डिप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे, सही है। और आगे कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस बेस्ड ऑन रेजिडुअल वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ। रिड्यूसिंग बैलेंस में तो रेजिडुअल वैल्यू आती नहीं है बेटा, स्ट्रेट लाइन बेस्ड ऑन रेजिडुअल वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ, सही है। अब मसला ये है कि रेजिडुअल वैल्यू तो बेटा एक ऐसी वैल्यू होती है जो डिप्रिशिएट होती नहीं है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइड बाय लाइफ, सही है। तो बेटा कॉस्ट में से हम पहले स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं रेजिडुअल वैल्यू, फिर उसको लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो बेटा जब रेजिडुअल वैल्यू डिप्रिशिएट होती नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब अब हम कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो आंसर वुड बी बी। कह रहा है बेटा द ओनर ऑफ द बिजनेस परचेज्ड अ न्यू मोटर व्हीकल फॉर 28,500। सही है जी, गुड फॉर हिम। तो एक नई गाड़ी खरीदी है। ही पार्ट एक्सचेंज एन ओल्ड व्हीकल। पुरानी गाड़ी बेटा बदले में दे दी और ऊपर से पैसे कितने दिए? ऑल्सो पेड 12,000 फॉर द न्यू व्हीकल। तो पता चला बेटा 12,000 और दिए और 28,500 की नई गाड़ी थी 28,500 की, जिसमें से 12,000 हमने और पे किए। इसका मतलब बेटा पुरानी गाड़ी जो थी हमारी ओल्ड व्हीकल वो कितने में सेल हुई? वो सेल हुई 16,500 की, ऐसा ही है ना। तो 28,500 की हमने नई खरीदी और 12,000 ऊपर से दिए, इसका मतलब पुरानी कितने में बिकी? 16,500 की। वो कह रहा है ओल्ड जो व्हीकल थी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी बेटा? 25, जो कि कितने में सेल हुई? 16,500, और उसको हम डिप्रिशिएट कर रहे थे 20% ओवर 2 years। तो बेटा 2 साल हम डिप्रिशिएट कर चुके हैं, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो ये तो समझ में आ गई बेटा कि कितने में ये पार्ट एक्सचेंज हुई है, ये सेल हुई है फॉर 16,500। अब हम एक काम करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट प्राइस से। आप चाहे तो मैं आपको लिख के सॉल्व करवा देता हूँ। अगर आप देखें बेटा जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बता रहा? बिल्कुल, ये बता रहा है बेटा जो एसेट हमने सेल किया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, चेक करें, वो थी 25,000। और कह रहा है 2 साल हमने उसको क्या किया? डिप्रिशिएट किया। तो बेटा जब हम ईयर 1 में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किस पे करेंगे भाई? वो हम करेंगे कॉस्ट पे। तो क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन किस पे लगती है? कॉस्ट पे। तो 25,000 का 10% होता है 2500, तो 20% कितना होगा? 5,000। तो फर्स्ट ईयर में बेटा 5,000 डिप्रिशिएट हो गया। 1 साल के बाद अगर आप देखो जो ये एसेट रह गया इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 20,000। नेक्स्ट ईयर बेटा हम दोबारा डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन ईयर 2। ईयर 2 में जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा वो कितनी करेंगे? अगेन 20%, लेकिन दिस टाइम हम 25 पे नहीं लगाएंगे बल्कि 20,000 पे लगाएंगे 20%। तो दिस गिव अस आंसर ऑफ 4,000 बेटा। तो 20 में से 4 और माइनस कर दिया तो बुक वैल्यू कितनी रह गई बेटा? 16,000। बुक वैल्यू कितनी रह गई? 16,000। तो ये हमने क्या कर लिया बेटा? बुक वैल्यू निकाल ली। अब इसका बेटा ये भी तरीका हो सकता था, शॉर्टकट तरीका भी अगर मैं आपको बता दूं, वो ये हो सकता था कि 25,000 में पहले साल 20% वैल्यू गिर गई ना, तो 25,000 का अगर हम लगा लें पहले साल 80%, हाँ 25,000 का 80% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20,000 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर 20,000 पे फिर लगाएंगे 80%। तो 2 दफा बेटा 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो बुक वैल्यू आ गई 16। और क्या हमें ये पता है कि ये हमने कितने में बेची बेटा? ये बेची 16,500 में। कहां से आया 16,500? 28,500 की बेटा न्यू व्हीकल थी और पुरानी वाली, और हमने ऊपर से पैसे कितने दिए? 12।
सही है, डिफरेंस पे किया 12, इसका मतलब पुरानी गाड़ी कितने में बिकी 16,500 की। तो देखो 16,000 की चीज अगर 16,500 में बिकी तो प्रॉफिट हो गया या लॉस? तो सर अगर बुक वैल्यू से ज्यादा में बिकी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो गया, और अगर बुक वैल्यू से कम में बेचते तो बेटा क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, बी वुड बी द राइट आंसर, तो प्रॉफिट ऑफ 500। तो बेटा अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहे विच एरर विल कॉज एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। आपको पता है बेटा दो तरह के एरर होते हैं, एक होते हैं एरर दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और एक होते हैं एरर्स दैट डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो जो डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस होते हैं वो 6 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, सही, जिसके लिए हमने एक निमोनिक पढ़ा था, कॉपरॉक, सही है। तो शायद आपने भी इसी नाम से पढ़ा हो या किसी और नाम से पढ़ा हो, तो हम इस नाम से पढ़ते हैं इसको, COPROC, सही है। COPROC क्या होता है बेटा, C फॉर होता है कमीशन, O फॉर ओमिशन, P फॉर प्रिंसिपल, देन R फॉर रिवर्सल, O फॉर ओरिजिनल एंट्री एंड C फॉर कंपेंसेटिंग एरर। तो इन कॉपरॉक के अलावा अगर कोई एरर होगा बेटा तो वो किस में आएगा बेटा, सस्पेंस में आएगा, सस्पेंस के थ्रू एंट्री बनेगी, और कॉपरॉक के अलावा हमें एरर ढूंढना है, सही। अगर आप देखो ट्रांसपोजिशन एरर जो होता है उससे सस्पेंस आता है, एरर ऑफ कमीशन से नहीं आता, ओमिशन से भी नहीं आता, प्रिंसिपल से भी नहीं आता। तो बेटा ए वुड बी द राइट आंसर, ट्रांसपोजिशन एरर when transferring a ledger account balance to the trial balance। सर ये ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है ये भी बता दें। नॉर्मली आपने ये सुना होगा, जैसे अगर हम 37 की जगह 73 लिख दें, और वैसे ये ट्रांसपोजिशन एरर होता है अगर 37 की जगह 73 लिख दिया। लेकिन सर ये तो ओरिजिनल एंट्री भी हो सकता है। सर ओरिजिनल एंट्री कब होता है, जब 37 था उसकी जगह 73 लिख दिया, लेकिन दोनों जगहों पे गलत लिख दिया। दोनों जगहों पे मतलब बेटा, जैसे अगर हमने सेल्स की कस्टमर को $37 की, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया 73, कस्टमर अकाउंट में भी गलत रिकॉर्ड किया और सेल्स अकाउंट में भी गलत रिकॉर्ड किया। अगर दोनों जगहों पे बेटा गलत एंट्री बनाई तो वो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो कॉपरॉक का पार्ट है। लेकिन अगर एक जगह एंट्री सही बनाई बेटा और एक जगह एंट्री गलत बनाई तो वो कहलाएगा ट्रांसपोजिशन एरर, सही है। जैसे दो डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया, 73 को 37 बना दिया। तो बेटा ए वुड बी द राइट आंसर, ए में सिर्फ सस्पेंस आएगा, बाकी कमीशन में, ओमिशन में और प्रिंसिपल में सस्पेंस नहीं आता। कमीशन क्या होता है बेटा ये भी समझ ले। कमीशन में बेटा एंट्री बनाते हैं हम गलत अकाउंट में, अकाउंट गलत होता है लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट जो होती है वो सही होती है, सही। ओमिशन का क्या मतलब, एंट्री बनाना ही भूल गए, ना डेबिट एंट्री बनाई ना क्रेडिट बनाई। प्रिंसिपल का क्या मतलब बेटा, प्रिंसिपल में हमने एंट्री बनाई गलत अकाउंट में, अकाउंट भी रॉन्ग है और टाइप या कैटेगरी या क्लास भी रॉन्ग है, जैसे एसेट को एक्सपेंस बना दिया या एक्सपेंस को ड्राइंग बना दिया, वाइस वर्सा, सही है। तो इन तीन में नहीं आएगा, सस्पेंस किस में आएगा बेटा, ट्रांसपोजिशन में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। आपको पता है बेटा जब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, जितने से बैलेंस नहीं होता, हम एक टेम्पररी अकाउंट खोल देते हैं और उसका नाम क्या होता है बेटा, सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है बेटा जो डिफरेंस था वो $600 था, वो रिकॉर्ड कर दिया डेबिट बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट साइड कौन सी होगी, डेबिट, इसीलिए सस्पेंस को हमने कहा लिख दिया, डेबिट साइड पे। कह रहे द फॉलोइंग एरर्स हैव नाउ बीन करेक्टेड बट अ बैलेंस रिमेन्ड ऑन द सस्पेंस अकाउंट। वो कह रहा है ये दो एरर्स करेक्ट कर दिए, उसके बावजूद भी कोई बैलेंस बच गया। तो हमें बताना है व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर दीज एरर्स वर करेक्टेड। इन एरर्स को करेक्ट करने के बाद कौन सा एरर बेटा, कौन सा बैलेंस बच गया। तो हम चेक करते हैं बेटा कैसे इनको हम करेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूं, दो एंट्रीज है ना, पहली वाली एंट्री देखिए बेटा, क्या एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट वाला एरर है, कह रहा ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस था 200 हैव बीन रिकॉर्डेड एज अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का नेचर क्या होता है बेटा, ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन हमने गलती से इसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, एज अ डेबिट बैलेंस। तो आपको पता है बेटा ये रिवर्सल वाला एरर है। रिवर्सल कब होता है, जब डेबिट को क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट को डेबिट कर दिया। और आपको ये भी पता होगा बेटा रिवर्सल की करेक्शन में हम डबल अमाउंट यूज करते हैं।
तो अब देखें बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्रेडिट पे आना चाहिए था 200, लेकिन हमने 200 क्या लिख दिया बेटा, डेबिट पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट को, बैंक को अब हम डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 200 के बजाय 400 से क्रेडिट करेंगे। 400 क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें 200 क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से 200 डेबिट लिख दिया। अब अगर 200 डेबिट किया है और क्रेडिट भी 200 करेंगे तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और जो बेटा ओवरड्राफ्ट है वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, इसीलिए बैंक को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। और सर डेबिट पे क्या आएगा सर, जहां कुछ नहीं आता वहां क्या आता है, सस्पेंस। सही, जहां कुछ नहीं आता वहां पे क्या आता है, सस्पेंस। तो बेटा ये 400 क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा डेबिट पे। ये आ रही बात समझ। सेकेंड एंट्री देखते हैं बेटा, सेकेंड एंट्री क्या बनाई हमने। सेकेंड एंट्री हमें ये बतानी है कि, ये पढ़ते हैं सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है। सेकेंड एंट्री में बेटा वो हमें कह रहा है कि, कह रहा है द बैलेंस ऑन द परचेज रिटर्न अकाउंट हैव बीन ओवरस्टेटेड बाय 50। परचेज रिटर्न को बेटा हमने बढ़ा दिया। तो बेटा परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होती है, ऐसे याद रख सकते हैं, अगर परचेज डेबिट होती है, गुड्स आ रही हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए क्योंकि गुड्स जा रही है। तो परचेज रिटर्न को हमने ज्यादा लिख दिया, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो परचेज रिटर्न को क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न वैसे क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। हमने बेटा इसको ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब एक बार क्या करेंगे, इसको डेबिट कर दें। अगर परचेज रिटर्न से डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। आपको पता है बेटा जहां कुछ नहीं आता वहां पे क्या आ जाता है, सस्पेंस। ये समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इन एरर्स को जो है वो फिक्स करना है। एरर्स को क्या करना है, फिक्स करना है। अब ये कैसे फिक्स करेंगे बेटा, एरर्स को हम देखते हैं। अब हमने बेटा ये जो एंट्रीज बनाई, इसको हमने कहाँ लिखना है, अब हमने इसको सस्पेंस में लिखना है। सही है। अब इसका बेटा हम सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे जगह है मेरे पास, यहाँ बना लेता हूँ सस्पेंस। क्या इसने ये बताया था कि ओरिजिनल डिफरेंस कितना था सस्पेंस में, बिल्कुल इसने बेटा ऊपर बताया था कि ओरिजिनल डिफरेंस कितना था। एक सेकंड अगर हम देखें, ओरिजिनल डिफरेंस यहाँ इसने मेंशन किया था, एक सेकंड जी। यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, डिफरेंस आ रहा था 600 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सही, डिफरेंस कितना आ रहा था, 600 ऑन द डेबिट साइड। तो ये डिफरेंस बेटा लिख देंगे, इसका नाम होता है डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। अब बेटा ये एंट्रीज हम लिख देते हैं। पहली एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है बेटा, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, विद रेफरेंस टू बैंक। और सेकेंड एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। क्या अब हम इसको सॉल्व करके बेटा ये बता सकते हैं कि कितना बैलेंस अभी भी बाकी है सस्पेंस अकाउंट में, बिल्कुल। तो बेटा 600 प्लस 400 कितना होगा, ये हो गया हमारा 900। क्या कह रहा है भाई, 600 प्लस 400 कितना हो गया, सॉरी ये 1000 हो गया। 600 प्लस 400 कितना हो गया, 1000। और 1000 में से बेटा अगर 50 माइनस कर दें तो कितना बचा, 950। इसका मतलब बेटा सारे एरर फिक्स नहीं हुए, सस्पेंस में अभी भी बेटा बैलेंस बच रहा है। कितना बच रहा है, 950। कैसे आया, बड़ी साइड अगर आप देखो डेबिट आ रही है, 600 प्लस 400 1000, तो 50 माइनस कर दे, 950 अभी भी आ रहा है। तो बेटा डी वुड बी द राइट आंसर, 950। सही, तो राइट आंसर क्या आ गया बेटा, 950, डी आंसर आ। सही है जी, तो ये करेक्ट आंसर है। कह रहे व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा आपको बताना है बीआरएस स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है वो क्यों करते हैं। कह रहा है बेटा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी एरर्स इन द बैंक स्टेटमेंट, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी एरर्स इन द कैश बुक, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉड। सही है, तो हमें बताना है बेटा कि बीआरएस हम क्यों बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये ऑल थ्री होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली तो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनाते, पहले हम अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं, उसके बाद बीआरएस बनाते हैं। तो अगर कोई एरर बैंक स्टेटमेंट में वो भी पता लग जाएगा, एरर कोई कैश बुक में वो भी पता लग जाएगा, और अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो वो भी पता लग जाएगा। सही, अगर कोई फ्रॉड है तो वो भी पता लग जाएगा। तो अच्छा, अब ये जो है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी एरर्स इन द कैश बुक, ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या कैश बुक के एरर भी बैंक रिकंसिलिएशन से मिल जाएंगे। तो उसूलन तो मिल जाने चाहिए। सही, तो मेरे ख्याल से तो आंसर यही होना चाहिए, ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, वो कह रहा है जैकीज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाज एज फॉलोज। अगर आप देखो बेटा यहाँ पे बीआरएस दिया हुआ है, विच अमाउंट फॉर द बैंक वाज रिकॉर्डेड इन द करंट लायबिलिटीज।
हमें बताना है बेटा कौन सा अमाउंट जो बैंक का है वो करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो बेटा अब आपको पता है एसओएफपी जो होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके अंदर बैंक बैलेंस कौन सा आता है बेटा, उसमें बैंक बैलेंस आता है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। कौन सा बैंक बैलेंस आता है बेटा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो अब आप देखो इन्होंने बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक दिया है, फिर इसमें अनप्रेजेंटेड इन्होंने ऐड बैक किया है, अनक्रेडिटेड को माइनस किया है, बैंक एरर को एडजस्ट किया है, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना आ रहा है। लेकिन हमें बताना है रियल बैंक बैलेंस कौन सा है जो कि बैलेंस शीट में जाता है एसओएफपी में, वो जाता है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। ऐसा क्यों होता है सर, ये भी समझ लें। होता ही ये बेटा कि अगर हम कैश बुक से चलते हैं तो हम ये प्लस माइनस करके यहाँ पहुंचते हैं, अगर हम बैंक स्टेटमेंट से चलें तो बेटा हम उल्टा चलेंगे। अगर बैंक कह रहा है आपका अकाउंट है -525 मतलब ओवरड्राफ्ट, तो हम बोलेंगे भाई ये सही नहीं है। तो ये जो बैंक एरर यहाँ माइनस हुआ है, अगर हम कैश बुक से चल रहे हैं तो उसको ऐड बैक कर देंगे। अनक्रेडिटेड जो है जिसको हमने यहाँ माइनस किया उसको प्लस कर देंगे, और बेटा अनप्रेजेंटेड जिसको प्लस किया उसको माइनस कर देंगे। लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक ये है बैंक कह रहा है सर आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए बताओ। बैंक कह रहा है आपका अकाउंट है -525, क्या है -525। लेकिन हम बैंक की बात से भाई अग्री नहीं करते, सही, हम बैंक की बात से सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है भाई हम बैंक की बात से, इसलिए क्योंकि बैंक जो हमें बैलेंस बता रहा है भाई वो जो है उसके अंदर टेम्पररी डिफरेंसेस हैं। हाँ, बैंक जो आपको बैलेंस बता रहा है उसमें क्या है, टेम्पररी डिफरेंस। तो बैंक जो बता रहा है 525 नेगेटिव बैलेंस से ओवरड्राफ्ट वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो बैंक एरर था ये यहाँ माइनस हुआ है, तो हम अगर बैंक स्टेटमेंट से चलेंगे तो इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया भाई 300 नेगेटिव। अनक्रेडिटेड होता है बेटा कस्टमर, तो ये जो माइनस हो रहा है इसको हम प्लस कर देंगे, उल्टा चलेंगे, आज नहीं तो कल ये पैसे आ जाएंगे। और जो हमने सप्लायर को बेटा चेक दिया उसने अभी तक चेक कैश नहीं कराया, तो आज नहीं तो कल वो चेक कैश कराएगा या नहीं, तो उसको माइनस कर देंगे। तो बताएं भाई आज नहीं तो कल कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 200 ओवरड्राफ्ट पे। तो याद रखो बेटा जो रियल बैंक बैलेंस है वो है 200 ओवरड्राफ्ट, जो कि कहाँ जाएगा एसओएफपी में। और ये जो तीन आइटम्स है बेटा ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टेम्पररी डिफरेंसेस। क्या कहलाते हैं, टेम्पररी डिफरेंसेस। आ गई बात समझ में। तो बेटा आंसर क्या बना, ए वुड बी द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है हमारा, ए। तो ये हो गया बेटा ए इज द राइट आंसर। कह रहे व्हाट वुड अपीयर इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बेटा किसका अकाउंट होता है, व्हाट वुड नॉट अपीयर, बेटा ये कस्टमर्स का अकाउंट होता है, सारे कस्टमर्स का कंबाइन अकाउंट। कैश सेल बेटा एसएलसीए में नहीं आती, सही है। बाकी डिस्काउंट अलाउड भी आता है, इरिकवरेबल डेट भी आता है जिसका पुराना नाम था बैड डेट, और रिटर्न इनवर्ड भी आता है जिसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। कैश सेल क्यों नहीं आती बेटा, कैश सेल की एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो बेटा अगर कैश सेल होगी तो वो यहाँ पे नहीं आती, यहाँ सिर्फ क्रेडिट सेल आती। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000। तो पीएलसी है बेटा सारे सप्लायर का कंबाइन अकाउंट है, तो हमने अपने सप्लायर्स को कुल मिला के कितने पैसे देने बेटा, टू $20,000 did not agree with the total of the individual purchase ledger। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है कि कंट्रोल अकाउंट के हिसाब से हमने अपने सप्लायर को कितने देने हैं 20,000, और इंडिविजुअल के हिसाब से उससे कम या ज्यादा देना है, हमें बताया नहीं है उसने, लेकिन मैच नहीं हो रहा। कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन एज पार्ट ऑफ डबल एंट्री। इसका मतलब जो जर्नल लेजर है उसके अंदर हम कंट्रोल अकाउंट में एंट्रीज बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो अगर कंट्रोल अकाउंट बेटा डबल एंट्री का पार्ट है तो इसका मतलब वो जो सेल्स एंड परचेज लेजर है वो फिर डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ मेमोरेंडम होता है, सही है, वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं। कह रहा है the following items were discovered, what is the corrected purchase ledger control account balance। हमने बताना है बेटा करेक्ट बैलेंस कौन सा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा 20,000 से। अब देखते हैं बेटा कंट्रोल अकाउंट में बेटा वो एरर्स एडजस्ट होते हैं, अगर आपको याद हो, जिसका ताल्लुक किसके साथ है, कंट्रोल अकाउंट में बेटा वो एरर्स आते हैं जिसका ताल्लुक है टोटल के साथ। अगर हमने मिस्टेक की है बेटा बुक ऑफ प्राइम एंट्री में या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको कहते हैं, तो उसकी करेक्शन होगी कंट्रोल अकाउंट में। और अगर किसी एक बंदे के अकाउंट में छेड़छाड़ की है सप्लायर के अकाउंट में, तो वो फिर कंट्रोल अकाउंट में नहीं एडजस्ट होता, वो परचेज लेजर में एडजस्ट होता है।
कह रहा है रिटर्न इनवर्ड था जो कि सेल्स रिटर्न है 400 हैव बीन डेबिटेड इन द पीएलसी। अब ये गलत किया, रिटर्न इनवर्ड नहीं आता बेटा, यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड आता है जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं। तो इसका मतलब ये 400 हमने गलती से डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब कंट्रोल अकाउंट को हमने कम कर दिया है। ये ट्रेड पेबल का अकाउंट है। ट्रेड पेबल बेटा लाइबिलिटी होती है, हमने लाइबिलिटी को कम कर दिया। कितने से कम कर दिया बेटा? हमने 400 से कम कर दिया। अब हम 400 से बढ़ा देंगे तो कंट्रोल अकाउंट के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना बनना चाहिए? 20,400। आगे कह रहा है बेटा अ कॉन्ट्रा विद अ सेल्स लेजर, सही है, ऑफ 500 हैव बीन क्रेडिटेड टू द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। बड़ी कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता आती है, और 500 की कॉन्ट्रा एंट्री हैव बीन क्रेडिटेड टू द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है कि जब हमारा एक कस्टमर है वो हमारा सप्लायर भी बन गया, हम भी उससे पैसे मांग रहे हैं, वो भी हमसे पैसे मांग रहा है, बजाय इसके कि वो हमें पे करे हम उसको पे करें, जो कॉमन फिगर है उसमें हम सेटलमेंट कर लें। तो यहाँ पे बेटा कितने से सेटल करना? तो 500 से। तो बेटा ये जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट में, ये क्या एंट्री बनती है? SLCA जो कस्टमर्स का अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है, और PLCA बेटा जो सप्लायर का अकाउंट होता है वो डेबिट होता है। तो PLCA को बेटा डेबिट करना चाहिए, उल्टा हमने क्रेडिट कर दिया। अब सवाल ये आता है भाई कि हमने उसको कम करना था 500 से, उल्टा बढ़ा दिया। अब सवाल ये आता है एक बार कम करेंगे या डबल अमाउंट से कम करेंगे? अब डबल अमाउंट से करेंगे, याद है रिवर्सल है। तो बेटा अगर हमने ये एंट्री 500 की डेबिट करनी चाहिए थी और हम एंट्री बनाते ही नहीं, ना डेबिट बनाते ना क्रेडिट, तो हम एक बार जो है वो उसको डेबिट करते। लेकिन चूंकि हमने गलती से क्रेडिट भी किया है तो पहले हम जो 1000 से इसको डेबिट करेंगे ताकि जो 500 गलती से क्रेडिट हुआ है ये भी खत्म हो जाए और फिर 500 से मजीद डेबिट हो जाए। तो हमने बेसिकली 1000 से क्या करना है, इसको कम करना है। सही, 1000 से अपनी लाइबिलिटी को कम करना। ऐसा हो गया। कह रहा अ परचेज इनवॉइस फॉर 1200 1200 had been entered in the purchase ledger control account but not into the individual purchase ledger account। तो बेटा देखिए परचेज लेजर अलग चीज होती है, ये इंडिविजुअल अकाउंट है, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट अलग है। तो कह रहा है ये जो इनवॉइस है हैड बीन एंटर्ड इनटू द पीएलसी, मतलब बेटा कंट्रोल अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? बी इज द राइट आंसर। और कितना आ रहा है बेटा आंसर? 19,400। बात आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है अ सोल ट्रेडर डिड नॉट राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट। इररिकवरेबल डेट का बेटा पुराना नाम है बैड डेट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो बेटा आपको बताना है कि अगर हमने इररिकवरेबल डेट को राइट ऑफ नहीं किया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट वुड बी ओवरस्टेटेड। अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट क्या होता है बेटा? ये दूसरा नाम है, नया नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो वो कह रहा है अगर हमने बैड डेट को राइट ऑफ नहीं किया तो हमारा प्रोविजन बढ़ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बेटा अज्यूम करते हैं कि हमारा रिसीवेबल है 1 लाख और बैड डेट है बेटा 10,000। तो हमें क्या करना चाहिए था कि 1 लाख में से पहले बैड डेट माइनस करना चाहिए था। 10,000 कितना बच गया? 90,000। और 90,000 पे फॉर एग्जाम्पल 10% लगा रहे हैं तो 9,000 आना चाहिए था प्रोविजन। लेकिन हमने बैड डेट माइनस नहीं किया, इसका मतलब हमने पूरे 1 लाख पे 10% लगा दिया, तो ये बन गया 10,000। तो बेटा जो प्रोविजन 9,000 आना चाहिए था बैड डेट माइनस करके, अब वो 10,000 आ गया। तो क्या प्रोविजन ओवरस्टेट हो गया? बिल्कुल सर, प्रोविजन ओवरस्टेट हो गया। कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा आप देखें, अगर हमारा पहली बात तो ये है कि अगर हमने बैड डेट को राइट ऑफ नहीं किया तो बेटा बैड डेट एक्सपेंस होता है या नहीं होता बताएं? बिल्कुल सर, बैड डेट हमारा एक्सपेंस होता है। तो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो क्या प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा या नहीं? हाँ, अगर एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा तो क्या हमारा प्रॉफिट ओवर हो जाएगा? बिल्कुल सर, प्रॉफिट ओवर हो जाएगा। बैड डेट को राइट ऑफ ना करने से सही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो बेटा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। टोटल एसेट्स वुड बी अंडरस्टेटेड। आप टोटल एसेट्स पे देखें क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हमने बैड डेट को राइट ऑफ करना चाहिए था 10,000 फॉर एग्जाम्पल, हमने नहीं किया तो उससे रिसीवेबल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और रिसीवेबल बढ़ जाएगा तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे। करंट एसेट बढ़ेगा तो टोटल एसेट भी बढ़ जाएंगे। ये कह रहा है कम हो जाएंगे, ये बात गलत है। एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे। और क्या बोला बेटा? सेल्स एंड ओवरस्टेट। सेल्स से बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैड डेट को जब हम राइट ऑफ करते हैं
या प्रोविजन बनाते हैं तो ये एक्सपेंस में आता है या इनकम में आता है, ये सेल्स में नहीं आता, सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 एंड 2 बेटा ए वुड बी द राइट आंसर। कह रहे बेटा 15 में अ बिजनेस मेंटेन्स एन अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट ऑफ 5%। अगेन बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा नाम allowance for irrecoverable debt. After accounting for the allowance, the draft profit for the year was 54. तो कह रहा है बेटा हमने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया तो पता चला बेटा कि हमारा प्रॉफिट इतना आ रहा है। फॉलोइंग आइटम्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट येट। इसका मतलब बेटा हमने प्रोविजन भी चार्ज कर दिया, कौन से ट्रेड रिसीवेबल पे चार्ज किया वो हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि प्रोविजन वगैरह माइनस करने के बाद इतना प्रॉफिट बचा है। अब हमें याद आया कि यार ये एंट्रीज तो हमने ली नहीं है, तो हमें बताना है प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात ये है बेटा कि हम स्टार्ट करेंगे किससे, ड्राफ्ट प्रॉफिट से। सही, इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सवाल। पहली बात ये है बेटा हमारे पास ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ है और बताएं ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना है, ये है 54। ड्राफ्ट प्रॉफिट क्या चीज होती है सर, ड्राफ्ट प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट होता है जिसमें अभी कोई एरर्स हैं, जिसमें अभी कोई एरर्स। तो बेटा अभी हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 54। पहली बात ये बेटा हमने इरिकवरेबल डेट को राइट ऑफ नहीं किया, तो क्या अब करना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। इरिकवरेबल डेट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी बात ये बेटा बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। तो ये बेटा डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या होता है, अदर इनकम होती है, नहीं बिल्कुल डेट्स रिकवर्ड इनकम होती है। तो कितने से बेटा हमारी इनकम हो गई बताओ, 2500, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आप देखो अलाउंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ी सी मुश्किल बात। अगर आप देखो बेटा हमारा ट्रेड रिसीवेबल कितना था, वो तो हमें नहीं पता था कितना था, तो हम क्या करते हैं ट्रेड रिसीवेबल में से बेटा पहले बैड डेट माइनस करते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, परसेंटेज। तो अब आप देखो बेटा कि पहले हमने डायरेक्टली रिसीवेबल पे क्या लगा दी होगी, परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले बैड डेट माइनस करेंगे फिर परसेंटेज लगाएंगे, ऐसा ही है। तो बेटा अब आप देखो जैसे अज्यूम करें कि पहले 10,000 रिसीवेबल था तो हम 10,000 पे 5% डायरेक्टली लगा रहे थे, ऐसा। लेकिन अब क्या करेंगे, 10,000 में से पहले 1000 माइनस करेंगे और अब 9,000 पे लगाएंगे। तो पता चला बेटा कि अब हमारा प्रोविजन जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा ही है ना। जब हम बैड डेट माइनस करेंगे उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे तो प्रोविजन कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा सर, $1000 का 5% हमारा प्रोविजन कम हो जाएगा, 50 का फर्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, अज्यूम करें बेटा रिसीवेबल था 10,000, कितना था रिसीवेबल, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ 10,000, 10,000 पे अगर हम 5% लगा रहे हैं तो पहले हमने कितना डाउट लगाया था बेटा 500। अब पता चला 10,000 में से पहले 1,000 माइनस होगा, कितना बचेगा 9,000। अब 9,000 पे लगाएंगे 5%, तो कितना हो गया 450। तो देखो बेटा पहले 500 आ रहा था प्रोविजन, अब आ रहा है 450, तो डाउट कम हो गया, यस और नो। तो डाउट कम हो जाना क्या ये हमारे लिए इनकम होगी, तो ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया बेटा 1000 का 5%, ऐसा ही 1000 का 5%। तो 50 से बेटा हमारा डाउट कम हो जाएगा, क्योंकि जब बैड डेट माइनस करने के बाद हम परसेंटेज लगाएंगे तो जो पूरा ही बैड हो गया है उस पर तो डाउट होगा नहीं, तो डाउट हमारा कम हो जाएगा। तो डाउट कम होना बेटा हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, सही है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन हो गया, हाँ डिक्रीज इन प्रोविजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो देख रहे हैं भाई काफी टेक्निकल है। तो अब हम बेटा इन सबको ऐड करके नेट करके क्या रिवाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना आ रहा है बेटा, अगर आप देखो पहले प्रॉफिट आ रहा था 54 के, उसमें बेटा 2500 प्लस कर दिया, 50 भी प्लस कर दिया, 1000 माइनस कर दिया, कितना बचा बेटा 55,550। तो बेटा सी वुड बी द राइट आंसर। क्या आंसर आ रहा है, सी वुड बी द राइट आंसर। तो सी आंसर आ, ये हो गया बेटा सी। आई होप आपको बात समझ में आ गई। कह रहे व्हेन प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द फॉलोइंग एरर्स वर मेड। तो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट कर ली लेकिन ये एरर्स हुए और आपको बताना है। तो एक एक करके देख लेते हैं बेटा। वो कह रहा है गुड्स टेकन फॉर ओन यूज बाय द ओनर वर नॉट इंक्लूडेड। तो बेटा आपको पता है जब हम ड्राइंग ऑफ गुड्स करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं बेटा, हम एंट्री बनाते हैं ड्राइंग डेबिट एंड परचेज क्रेडिट। तो बेसिकली हमने परचेज को कम करना है, तो जब परचेज बेटा कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो पहली बात ये बेटा 200 से हमें प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए। आगे कह रहे हैं बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री वर ओवर वैल्यूड। तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कर दिया बेटा, ओवर स्टेट कर दिया, बढ़ा दिया।
तो याद रखो बेटा, जब क्लोजिंग बढ़ गई तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ गया होगा, तो अब हमें प्रॉफिट को 100 से कम करना पड़ेगा। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री से प्रॉफिट बढ़ता क्यों है? आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है बेटा व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो जितनी क्लोजिंग ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल बेटा कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पता चला बेटा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने ओवर कर दिया था, जिससे प्रॉफिट बढ़ गया था। प्रॉफिट को कम कर देंगे कितने से? बाय 100। तो ओवरऑल अगर आप देखो बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बाय 100। आगे बात बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 17 में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो बेटा कौन सी चीज हमेशा सही होगी? ईच पार्टनर इज ऑलवेज पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बात गलत है बेटा। हो सकता है पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस वक्त होता है कि जब एक पार्टनर ज्यादा पैसा लगाए और दूसरा कम पैसा लगाए, तो जो ज्यादा कैपिटल लगाता है उसको इस बात पे एतराज होता है कि यार अगला क्यों कम लगा रहा है, मैं क्यों ज्यादा लगा रहा हूँ। तो इसीलिए इंटरेस्ट दिया जाता है। और इंटरेस्ट देना जरूरी नहीं है, हो सकता है आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर्स डिसाइड करें कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला चक्कर नहीं रखेंगे। तो ये गलत है। अच्छा, अब इसमें थ्योरी क्वेश्चन में एक हिंट होता है, जब भी ऐसे वर्ड यूज करें ना, ऑलवेज, नेवर, ओनली, मस्ट, तो ये ज्यादातर गलत होते हैं। ज्यादातर क्या होता है? गलत। ईच पार्टनर मस्ट इंट्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या ये जरूरी है कि दुनिया में जितनी भी पार्टनरशिप्स होंगी, 2 या 3 या जितने भी लोग हैं सब इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करें? ये जरूरी नहीं है। ईच पार्टनर मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये भी बात सही नहीं है। हो सकता है किसी का 60 हो, किसी का 40 हो, किसी का 70 हो, किसी का 30 हो। तो ये तो भाई म्यूचुअली एग्रीमेंट से डिसाइड होगा। तो ये तीनों बातें गलत हैं। ईच पार्टनर रिसीव अ शेयर ऑफ सैलरी, अ सैलरी ओनली इफ सेट आउट इन द एग्रीमेंट। तो ये बात सही है बेटा। वो कह रहा है सैलरी उस वक्त मिलेगी जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, वरना सैलरी नहीं मिलेगी। आपको ये भी पता होगा बेटा, जब पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट नहीं बनाते तो क्या होता है? तो फिर बेटा पार्टनरशिप का एक कानून है जो कि अप्लाई हो जाता है, जिसका नाम होता है पार्टनरशिप एक्ट। और वो क्या कहता है बेटा पार्टनरशिप एक्ट? वो ये कहता है बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल मिलेगा अगर एग्रीमेंट नहीं बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं होगी, सैलरी भी नहीं होगी। सिर्फ एक चीज होगी सर, वो क्या होगा? वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर। और कितना परसेंट मिलेगा बेटा? 5%। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस को लोन दे रहा है तो उस लोन पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 5%। आगे क्या कह रहा है बेटा? स्टैनली एंड ओलिवर आर इन पार्टनरशिप। दो पार्टनर्स है बेटा, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है बेटा इनका? 2:1, मतलब 2/3, 1/3। कह रहा है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग गिवन है, टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन कैपिटल, ये टोटल है। हाँ, टोटल का मतलब बेटा ये दोनों पार्टनर्स का मिला के। स्टैनली इज द ओनली पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। आपको बताना है स्टैनली की सैलरी कितनी होगी? आफ्टर द appropriation account for the year was prepared, Oliver's residual profit share was 36। थोड़ी सी मुश्किल बात है भाई। आपको बताना है स्टैनली की सैलरी कितनी होगी। सवाल ये आता है बेटा पार्टनर की सैलरी कहाँ पे आती है? वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है या वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है? सर वो आती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा यहाँ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे चेक करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर। याद है क्या सवाल में सर प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना है बेटा प्रॉफिट? वो है 140। इससे हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, ऐड करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद है? तो क्या दोनों पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है? बिल्कुल, टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग बेटा ये ऐड हो जाएगा। और क्या लेस होता है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है। क्या टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन कैपिटल दिया हुआ है? जी 2200, ये माइनस हो जाएगा। एक और चीज बेटा माइनस होती है सैलरी। और सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ स्टैनली को। सही है, लेकिन स्टैनली की सैलरी यहाँ पे इन्होंने गिवन नहीं की हमें। फिर एक और चीज बेटा लेस होती है, जो बच जाता है उसमें से फिर हम माइनस करते हैं लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या माइनस करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सवाल ये आता है हमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा वो 36,000 दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों का है या एक का है? बताओ। ये जो 36,000 दिया हुआ है सर, ये सिर्फ एक का है, ये ओलिवर का है। और स्टैनली और ओलिवर का रेशो क्या है बेटा? 2:1। तो बेटा 2+1 क्या हो जाएगा? 3। तो स्टैनली का रेशो होगा बेटा 2/3, 2/3। और ओलिवर का रेशो क्या होगा? 1/3।
तो पता चला बेटा ये 36,000 क्या है, ये 1/3 है। तो 36,000 क्या है, 1/3। तो ये 36,000 बेटा अगर एक हिस्सा है तो ओलिवर का एक हिस्सा है, तो स्टैनली का इससे डबल होगा। तो स्टैनली का कितना होगा बेटा, 72 होगा, ऐसा ही है ना। तो बेटा अब हम एक काम करेंगे, 72 और 36 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल हो गया बेटा 108। 108 में से 1/3 इसका हो गया और 108 में से 2/3 इसका हो गया, ऐसे ही। तो बेटा अब हम एक काम करेंगे, 108 यहाँ पे माइनस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे, 108,000 माइनस करेंगे जी, 108,000। ये समझ में आ रहा है बेटा 108 क्यों ले रहे हैं हम। तो ये एंड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेसिकली हमने बेटा रिवर्स वर्किंग करनी है। अगर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगा वो होगा रेसिडुअल प्रॉफिट, ये होगा 108। अब हमें रिवर्स वर्किंग करके बेटा ये निकालना है, जो मिसिंग पीस है ऑफ द जिक्सॉ निकाल सकते हैं। तो बेटा अब क्या करेंगे, 108 से अगर हम चलें, ये जो माइनस हो रहा है सर इसको प्लस कर दें, और ये जो दोनों प्लस हो रहे हैं इन दोनों को माइनस कर दें, आ जाएगा। चेक करके देखते हैं बेटा कितना आएगा। देखो ये ऐसा आएगा बेटा कि 108, एक सेकंड, ये आ गया बेटा हमारा 108,000। 108,000 बेटा सबसे एंड में आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें 2200 प्लस करना है, प्लस 2200, और क्या आएगा बेटा इसके अलावा, 2200 प्लस किया और दो चीजें माइनस करनी है, 1020 और 140, 1020 और 140,000 माइनस करना। कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 30820। तो स्टैनली की सैलरी आ रही होगी सर 30820। अब इसको चेक भी कर सकते हैं ये सही है नहीं, कैसे। अब हम रेगुलर वर्किंग करते हैं बेटा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और फिर ये दोनों चीजें माइनस करते हैं, सैलरी और ये, तो रेसिडुअल प्रॉफिट इतना ही आना चाहिए। करके देखें, 140,000 क्या है बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें ऐड कर दें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस कर दें बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2200, लेस कर दें सैलरी कितनी आ रही है 30820, कितना बच गया 108, और वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो सैलरी आ गई बेटा हमारी 30820, तो बी वुड बी द राइट आंसर। आई होप आपको गेम समझ में आई भाई, ये कैसे सॉल्व किया। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है बेटा, व्हाट कुड बी यूज्ड टू फंड अ बोनस इशू ऑफ शेयर। बोनस इशू की बेटा एक सीक्वेंस है, अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम यूज करते हैं शेयर प्रीमियम, सही है, और उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व बेटा अलाउड नहीं है यूज करना, क्योंकि वो एक अनरियलाइज गेन है, इसलिए रीवैल्यूएशन रिजर्व हम यूज नहीं करते बोनस इशू को फंड करने के लिए। उसके बाद जनरल रिजर्व यूज करते हैं, सबसे एंड में रिटेन अर्निंग। तो हमसे सीक्वेंस नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ ये पूछ रहा है भाई कौन कौन से अकाउंट हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा ए वुड बी द राइट आंसर, सही। और रीवैल्यूएशन रिजर्व इसने दिया भी नहीं है और वो हम यूज करते भी नहीं है। और अगर वो हमसे सीक्वेंस पूछता तो फिर हम बोलते 3, सही है, फिर 1, फिर 2, 312 सीक्वेंस होती। कह रहा बेटा कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 50 सेंट ईच, सही। कितने वाले शेयर्स हैं बेटा इनके पास, 50 सेंट वाले। The directors recently made one for two right issue। राइट इशू किया है बेटा हमने 1 for 2। राइट्स इशू क्या होता है बेटा, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर दे रहे हैं और फ्री में नहीं दे रहे बल्कि उनसे पैसे भी ले रहे हैं। बोनस इशू फ्री में होता है, राइट इशू के पैसे भी होते हैं, और हम प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं बेटा 0.2 पर शेयर। अगर आप देखो अभी कैपिटल कितना है हमारा, एक शेयर 0.5 का है और हम वो 0.2 के प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो बेसिकली हम 0.7 में दे रहे हैं, ऐसा। राइट्स इशू वाज फुली सब्सक्राइब। राइट्स इशू को राइट्स इशू क्यों कहते हैं, आपको पता होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है बेटा उनका राइट होता है कि अगर आप बेटा शेयर इशू करना चाह रहे हैं आप बाहर वालों को, तो पहले आप इनसे पूछेंगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, क्योंकि अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो पहले आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कांटेक्ट करें। हाँ, अगर ये मना कर दें कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आप बाहर जा सकते हैं, वरना आप बाहर नहीं जा सकते। कह रहे बेटा द इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंपनीज एसओएफपी आफ्टर द राइट्स इशू इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसका मतलब बेटा इन्होंने राइट इशू कर दिया है, उसके बाद ये डेटा दिया हुआ है, हमें बताना है टोटल अमाउंट रेज बाय राइट इशू, सही। अब ये देखें थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर ये राइट इशू के बाद वाली चीज बताता है तो फिर हम क्या करेंगे।
सही। अब सवाल ये आता है बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास, 2.4 मिलियन है, सही। तो ये जो 24 लाख डॉलर है, सही, ये 24 लाख डॉलर है ना। अब आप बताएं बेटा कि ये जो 24 लाख डॉलर है, क्या इसमें राइट इशू वाले शेयर्स आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं सर। और राइट्स इशू जो है, एक शेयर कितने का था बेटा, अगर आप देखो नॉमिनल वैल्यू ये थी 0.5, तो पता चला बेटा 48 लाख शेयर्स हो चुके हैं राइट इशू के बाद। कितने शेयर्स हो चुके हैं? 4.8 मिलियन। अब सवाल ये आता है बेटा राइट इशू की टर्म्स क्या है? राइट इशू की टर्म्स है 1 for 2। इसका मतलब बेटा हर दो के बदले एक नया शेयर हमने दिया होगा। अब सवाल ये आता है बेटा दो के बदले एक नया शेयर अभी देना है या ऑलरेडी दे चुके हैं? ऑलरेडी दे चुके हैं। ये कह रहा है आफ्टर द राइट्स इशू। तो पता चला बेटा ये 4.8 मिलियन जो है हर दो के बदले एक देने के बाद है। तो इसका मतलब बेटा हम 1/2 नहीं करेंगे, इस पे 1/3 करेंगे। क्या करेंगे? 1/3। तो याद रखो बेटा अगर हमने राइट इशू करना होता, ये बिफोर राइट इशू दिया होता तो हम करते 1/2, तो हमारे पास राइट इशू के शेयर्स आ जाते हैं, उसमें हम ऐड कर देते। अगर राइट इशू ऑलरेडी हो चुका है तो डिनोमिनेटर बेटा 2 नहीं है, अब वो 3 हो चुका है। हर दो के बदले एक नया शेयर इशू कर चुके हैं, तो 1/3। तो मतलब बेटा कितने नए शेयर हमने इशू किए? 16 लाख। और एक शेयर 0.5 वाला कितने में दिया हमने? 0.2 के प्रीमियम पे दिया, तो 0.7 में दिया। तो 16 लाख इंटू 0.7 कर दें तो कितना आ गया बेटा? 11,20,000। तो पता चला बेटा राइट्स इशू से कितने पैसे आए? 11,20,000। तो बेटा अब आप ये हिंट याद रखें जो मैंने आपको बताया। नॉर्मली राइट इशू की टर्म्स है 1/2, सही है। लेकिन अगर राइट इशू हो चुका है तो हम इस 1 को जो है इसमें प्लस कर देंगे, सही है ना। नॉर्मली 1/2 होता है ना, अब यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो हम कर देंगे 1/3। अगर राइट इशू बेटा करना होता तो हम 1/2 करते, अगर राइट इशू हो चुका है तो 1/3 करेंगे। समझ में आ गई? ये हो गया। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे किया हमने। जैसे मैंने आपको ये बताया कि 4.8 मिलियन टोटल शेयर्स थे, ऐसा। तो इसको मैंने कर दिया भाई 1/3। तो कितने नए शेयर बेटा हमने इशू किए? 16 लाख, ऐसा ही है ना। 48 लाख शेयर से इसको 1/3 किया तो 1.6 मिलियन नए शेयर इशू किए। तो बेटा 4.8 मिलियन जो शेयर्स थे उसमें से 1.6 मिलियन अगर माइनस कर दें 16 लाख, तो 3.2 मिलियन शेयर्स जो है वो पुराने थे। तो अगर हमने बेटा अभी राइट इशू किया नहीं होता तो हम 1/2 कर देते। तो 3.2 मिलियन को अगर 1/2 करेंगे तो यही आ जाएगा 16 लाख शेयर्स। सही है। तो आपको गेम समझ में आ गई 1/2 और 1/3 वाली। कह रहे विच रेशियो कैन बी यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ओ भाई 21 सवाल आ गए, कॉस्टिंग कब आएगी? अभी तक जो है वो सारा फाइनेंशियल चल रहा है, शायद 23 के बाद आएगी। 22 क्वेश्चन जो है वो आ गए फाइनेंशियल के, और आखिरी के 8 या 9 क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं कॉस्टिंग के। सही है। तो इन्होंने 8 क्वेश्चन दिए कॉस्टिंग के। कह रहे बेटा बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सॉरी, पहले ये देख लेते हैं विच रेशियो कैन बी यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी के कौन से इनमें से रेशियोज हैं? सर एसेट टेस्ट रेशियो ये तो लिक्विडिटी का होता है, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी लिक्विडिटी से रिलेटेड होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें रिटर्न आ रहा है ना, प्रॉफिट, सही, ROCE, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो होता है। बाकी एफिशिएंसी और लिक्विडिटी के रेशियोज हैं। बेटा यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। सही, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा मार्जिन दिया हुआ है। सवाल ये आता है सर मार्जिन किस पे लगता है, सेल्स पे लगता है या कॉस्ट ऑफ सेल पे? सर मार्जिन जो लगता है वो लगता है कॉस्ट ऑफ सेल पे। मार्जिन किस पे लगता है? कॉस्ट ऑफ सेल पे। तो बेटा अगर आप देखें, सॉरी, मार्जिन जो लगता है बेटा वो सेल्स पे लगता है, लेकिन हमें जो है बेटा सेल्स नहीं दी हुई, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं दी हुई, हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ सेल? याद है, सबसे पहले आप लेते हो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या लेते हो? सबसे पहले आप लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग में बेटा हम एक चीज ऐड करते हैं, वो है परचेजेस। फिर लेस करते हैं बेटा क्लोजिंग, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो बेटा बताओ यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई, बजाय इसके कि इज्जत से वो ओपनिंग क्लोजिंग बता दे, एग्जामिनर बता रहा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। क्या कह रहा है भाई? इस साल इन्वेंट्री कम हो गई, कितने से? 20,000 से। तो अगर मैं बेटा अज्यूम करूं मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 20,000 और क्लोजिंग को 0 कर दूं, तो क्या 20,000 से 0 कर दी तो क्या डिक्रीज हो गई या नहीं? तो याद रखो जब भी वो बोले इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई,
तो हम ओपनिंग में लिख देंगे और क्लोजिंग को 0 कर देंगे। और अगर ये बोल देता सर इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम ओपनिंग में जो है वो नहीं लिखते 20,000, फिर हम क्लोजिंग में 20,000 लिख देते, ओपनिंग को 0 कर देते। तो 0 से अगर 20 पे आ गई तो इंक्रीज हो गई, हाँ, और अगर 20 से बेटा 0 पे चले गई तो डिक्रीज हो गई। तो गेम समझ में आ गई। ना सिर्फ ये इन्वेंट्री में हरकत करता है, इंक्रीज डिक्रीज की रिसीवेबल और पेबल में भी करता है कभी कभार, कि भाई वो बोलता है रिसीवेबल इंक्रीज हो गया इतने से। तो जब भी इंक्रीज बोले तो ओपनिंग 0 कर देंगे, क्लोजिंग में वो वैल्यू लिख देंगे, और जब भी डिक्रीज बोले तो ओपनिंग में वैल्यू लिख देंगे और क्लोजिंग को 0 कर देंगे। और परचेज कितनी दी हुई है बेटा, $1,60,000। तो बेटा ओपनिंग और परचेज दोनों को ऐड कर लें तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी? बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई बेटा 180। कितनी आ गई? 180। अब सवाल ये आता है सर क्या कॉस्ट ऑफ सेल पे मार्कअप लगता है या मार्जिन लगता है? कॉस्ट ऑफ सेल पे सर मार्कअप लगता है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, मार्जिन। तो सर मार्जिन से मार्कअप में कैसे जाते हैं? एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, वो है मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। हो सकता है बेटा आपके टीचर ने आपको अलग तरीके से पढ़ाया हो, और आई एम श्योर कि उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से आपको पढ़ाया है, सही, लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको ये तरीका ज्यादा आसान लगे तो ये फॉलो कर लें, वरना जो तरीका आपको आता है आप उस तरीके से कर लें। तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना है, क्या फॉर्मूला है बेटा, मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50। हाँ, 50 अपॉन 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 50 आ जाएगा। तो 50 अपॉन 50 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का क्या मतलब है बेटा, 100%। सही है, अगर बेटा मार्जिन है 50% तो मार्कअप है 100%। 100% का क्या मतलब, जितनी हमारी कॉस्ट है उतना ही हम प्रॉफिट रखेंगे। अरे बात समझ, जितने की हमें गुड्स पड़ी है हम उस पर उतना ही प्रॉफिट रखना चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर सेल्स निकालनी होती तो हम बेचते कितने में बेटा, दोनों को ऐड कर दें, सही है, हम बेचते इसको 360 में। वैसे हमने सेल निकालनी नहीं थी, सही, हमें प्रॉफिट निकालना था। आंसर तो आ रहा है इसका डी। क्या आंसर आ रहा है, डी 180। लेकिन अगर सेल निकालनी होती तो 360 हो जाती। हम ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा कि अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल पे 100% मार्कअप रख रहे हैं तो जीपी आ रहा है, और अगर सेल्स पे हम लगाते हैं 50% तो भी कितना आता है बेटा, ये आता 180। तो देखें सेल्स पे मार्जिन लगाएंगे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सही, सेल्स पे अगर हम लगा दें 360 का हाफ बेटा 180 आ जाएगा। तो सेल्स पे मार्जिन लगता है 50% और कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या लगता है, मार्कअप। और अगर मार्जिन से मार्कअप में जाना हो तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। और अगर मार्कअप दिया हुआ हो बेटा और मार्जिन में जाना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। अगर मार्कअप से मार्जिन में जाना होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये दो फॉर्मूला बेटा आप याद कर लें, मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप करेंगे तो मार्जिन आ जाएगा, और अगर मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्कअप। तो बस आसान है, फॉर्मूला में मार्कअप रखेंगे तो मार्जिन आ जाएगा, और फॉर्मूला में मार्जिन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्कअप। बात आगे बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर था बेटा डी। अब बेटा कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला आ गया पार्ट। कह रहे द डायग्राम illustrates the total cost behavior of a telephone invoice। तो देखिए बेटा एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और टेलीफोन इनवॉइस दी हुई है, तो आपको बताना है टेलीफोन इनवॉइस क्या होती है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, या ये सेमी वेरिएबल है, या ये स्टेप है, ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल बेटा वैसे भी है, टेलीफोन इनवॉइस जो होता है, टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल आपको पता है क्या होता है बेटा, इसमें एक वेरिएबल का भी एलिमेंट होता है और फिक्स भी होता है। इसका मतलब बेटा अगर हम एक भी कॉल ना करें पूरे महीने में तो क्या बिल आएगा, जी सर बिल तो फिर भी आएगा, सही है। तो फिर ये अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन होती तो ये होती फिक्स कॉस्ट, सही है। तो ये जो मीटर रेंट होता है या लाइन रेंट होता है ये फिक्स है, और उसके बाद बेटा जितनी भी हम कॉल्स करेंगे वो क्या होगा, वेरिएबल। तो ये एरिया बेटा आपका वेरिएबल कॉस्ट है और ये एरिया क्या है, फिक्स कॉस्ट है। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो उसको सेमी वेरिएबल बोले या मिक्स कॉस्ट बोले या टोटल कॉस्ट बोले, बात एक ही है, सही। ये हमारी सेमी वेरिएबल। तो बेटा ये वाला एरिया जो है वेरिएबल है, और ये जो नीचे एरिया है फिक्स है, और ये है टोटल हो गई सेमी वेरिएबल, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कह रहा बेटा विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब कॉस्टिंग। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका मतलब बेटा चार में से तीन क्वालिटीज ये जॉब कॉस्टिंग में होती हैं, एक क्वालिटी जो है वो नहीं है।
कह रहा है प्रोडक्शन आइडेंटिफाइज ईच कॉस्ट यूनिट सेपरेटली। बेटा हर जॉब यूनिक होती है, सेपरेट होती है, दूसरी जॉब से अलग होती है, ये बात सही है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व रेपिटेटिव ऑपरेशंस, ये गलत है ना, तो आंसर ये लग रहा है बी। कह रहा है प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। भाई देखो हमें बताना है कौन सा जॉब कॉस्टिंग नहीं है। हर जॉब बेटा आइडेंटिफाइबल है और सेपरेट होती है, बात सही है। हर जॉब कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है हर ऑर्डर की। प्रोडक्शन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, हर जॉब थोड़ी सी ड्यूरेशन की होती है। जॉब कॉस्टिंग की कोई एग्जांपल दे दे बेटा। एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई बहुत बड़े डिजाइनर हैं, सही है, और आप ब्राइडल या ग्रूम वेयर बनाते हैं शादी के, सही है, तो कोई बड़े जो है वो है डिजाइनर है, और आप जो है आउटफिट्स जो है वो कस्टम बिल्ड बनाते हैं, जैसे टेलर मेड होते हैं। तो ये हर जो है वो अलग जॉब होती है। हर बंदे की अलग रिक्वायरमेंट होगी, बंदे या बंदी की, कि मुझे इस तरह का सूट जो है वो स्टिच करवाना। तो हर जो है वो ये जो रेपिटेटिव ऑपरेशंस हैं ये जॉब कॉस्टिंग में नहीं होते। ये बाकी जो होते हैं आपके मास प्रोडक्शन वगैरह जो होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह होती है, वहां रेपिटेटिव ऑपरेशंस होते हैं। तो बेटा बी आंसर होगा इसका। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेक प्रोडक्ट एक्स, ओके, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर दिस मच किलो एंड पर किलो का रेट ये, दिस मच आवर्स एंड पर आवर का रेट ये। फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है वो है 5 पर लेबर आवर, और मार्जिन दिया हुआ है बेटा 20%। हमें बताना है प्राइस क्या चार्ज करेंगे फॉर 1 यूनिट। बहुत आसान है बेटा। पहले तो हमने जो है वो इसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। 6 किलोस इंटू 25 करेंगे तो ये डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। 6 इंटू 25 करें तो 150 का आ गया बेटा डायरेक्ट मटेरियल। और लेबर कितना होगा बेटा 6 इंटू 30, सो 6 3 जार 18, 180 की डायरेक्ट लेबर हो गई। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है, वैसे हमसे मांगा नहीं है। फिर इसमें हमने बेटा ओवरहेड चार्ज करना है। ओवरहेड कैसे आ रहा है 5 पर आवर, और आवर्स कितने बेटा ऊपर दिए हुए 6 घंटे, तो 6 5 जार क्या हो गया 30, तो ओवरहेड कितना चार्ज हो गया 30। तीनों को ऐड कर दे बेटा तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई या टोटल कॉस्ट आ गई। ऐड कर लें कितनी हो गई, तो ये 150 प्लस 30 180, 180 प्लस 180 360, तो टोटल कॉस्ट या पर यूनिट आ गई 360। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेटा मार्जिन। तो क्या सवाल ये है कि क्या मार्जिन कॉस्ट पे लगता है या मार्जिन लगता है सेलिंग प्राइस पे। मार्जिन लगता है सेलिंग प्राइस पे, तो मार्जिन हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। तो मार्जिन को कन्वर्ट कर देंगे मार्कअप में। क्या फॉर्मूला है बेटा, मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। आपको याद है मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे दो फॉर्मूला। तो ऐसे याद रख ले, मार्क अप है ना, अप का मतलब प्लस, तो मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप होता है, और मार्जिन में जो है वो माइनस होता है। मार्जिन कितना है बेटा 20, 20 अपॉन 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। 20 अपॉन 80 करेंगे तो बेटा 1 अपॉन 4 आ जाएगा। 1 अपॉन 4 का मतलब है बेटा 25%, और ये 25% क्या आ गया सर, मार्जिन आ गया या मार्कअप आ गया। सर ये मार्कअप आ गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, जब भी हम कन्वर्जन करें फ्रॉम मार्जिन टू मार्कअप या वाइस वर्सा, तो हमेशा मार्कअप जो है वो ज्यादा होगा, अप है ना, मार्कअप ज्यादा होगा मार्जिन कम होगा हर क्वेश्चन में। तो आप देखो बेटा यहाँ मार्जिन 20 है तो मार्कअप होता है 25। तो मार्कअप ज्यादा क्यों होता है बेटा मार्जिन से, ये भी बता दें। इसलिए सर ज्यादा होता है कि मार्जिन लगता है सेल्स पे, सही, और मार्कअप लगता है कॉस्ट पे। तो बड़ा अमाउंट कौन सा होता है सेल्स, और छोटा अमाउंट कौन सा होता है कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट पे लगाएंगे छोटे अमाउंट पे तो बड़ी परसेंटेज लगाएंगे, और जब बड़े अमाउंट पे लगाएंगे सेल्स पे तो छोटी परसेंटेज लगाएंगे। सेल्स ऑलरेडी बड़ा फिगर है तो उस पर हम लोअर परसेंटेज लगाएंगे, और कॉस्ट बेटा छोटा फिगर है, सॉरी हाँ कॉस्ट छोटा फिगर है तो उस पर बड़ी परसेंटेज लगानी पड़ेगी। तो मार्कअप आ गया 25%। अब इस पे बेटा मार्कअप रखेंगे 25%। 360 पे बेटा अगर आप लगा दो 25% तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 9 4 36, दोनों को ऐड कर दें 360, और ये हो गया 460 और 450। तो बेटा कस्टमर को क्या प्राइस कोट करेंगे कि एक यूनिट बेटा हम आपको कितने में देंगे, कस्टमर को बोलेंगे 450, सही है। तो डी वुड बी द राइट आंसर। ये हो गया। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है बेटा विच कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस एंड विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिसाइडिंग वेदर टू मेक और बाय अ प्रोडक्ट। तो बेटा जब हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि बेटा जब हम जैसे पिछला सवाल था, हमने क्या किया, सारी कॉस्ट को ऐड किया,
सही है, ओवरहेड भी चार्ज कर लिया, टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें मार्कअप रख दिया, तो प्राइस हमने निकाल ली। तो बेटा ज्यादा बेहतर होगा अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग के लिए, क्योंकि उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के प्रोडक्ट को मेक करें या बाय करें, तो कौन सा बेटा मेथड बेहतर है मेक या बाय के लिए? ये डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट होता है बेटा? मार्जिनल। सही है, तो बेटा बी वुड बी द राइट आंसर। सही है, बी आंसर सही होगा, क्योंकि कॉस्ट सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए अब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर है, लेकिन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा बेटर है। अगर वो बोले लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए कौन सी बेटर है, तो अब्जॉर्प्शन जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है कि हम प्रोडक्ट को खुद मेक करें, मैन्युफैक्चर करें या मार्केट से बाय इन कर लें। अगर आप देखो बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है क्वेश्चन नंबर 27 में, मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमें OAR निकालना है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकालना है। बेटा इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला समझ लेते हैं, तो उससे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन प्रॉफिट। कैसे आता है बेटा? फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स। क्या फॉर्मूला है? change in inventory levels into OAR per unit। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है बेटा डिफरेंस इन प्रॉफिट। अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स इनटू OAR पर यूनिट। अब इसका मतलब समझ ले बेटा, डिफरेंस इन प्रॉफिट का मतलब है अगर हम ये देखना चाहें कि मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन दोनों के प्रॉफिट में कितना फर्क होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना हो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में, तो हम इन्वेंट्री लेवल्स का चेंज देखेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? OAR से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिफरेंस इन प्रॉफिट। अब सवाल ये आता है बेटा हमें यहाँ पे क्या चीज फाइंड करनी है? क्या हमें यहाँ डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालना है या हमें OAR निकालना है? सर हमें तो ये चीज निकालनी है OAR। तो बेटा ये कैसे आएगा बताओ? ये ऐसे आएगा कि अगर हमने इसको आइसोलेट करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो OAR कैसे आएगा बेटा? डिफरेंस इन प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे किससे? चेंज इन इन्वेंट्री से। ऐसा ही डिफरेंस इन प्रॉफिट को बेटा डिवाइड कर देंगे किससे? चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स। हो जाएगा। अब आप देखो बेटा डिफरेंस इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों के प्रॉफिट में कितना फर्क आ रहा है बेटा? $20,000। इसने आपको खुद बता दिया दोनों का प्रॉफिट। और चेंज इन इन्वेंट्री कितना आ रहा है बेटा? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखो, ये आ रहा है 5,000 यूनिट आ रहा है। 5,000 20,000 डिवाइड बाय 5,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पर यूनिट आ जाए। 4 पर यूनिट। तो इससे बेटा हमने यहाँ तो OAR निकाला। बाद अवत क्या होता है बेटा? OAR गिवन होगा, चेंज इन्वेंट्री लेवल गिवन होगा, हमें डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालना होगा। सही है, और डिफरेंस इन प्रॉफिट पे निकल आएगा कैसे? अगर मुझे ये पता है 5,000 और ये पता है 4, तो 5,000 इंटू 4 करेंगे तो पता चला बेटा कि कितना फर्क आएगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में? 20,000। बाद अगर ये भी हो सकता है बेटा कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों में से एक का प्रॉफिट दे दे और वो आपको बोले दूसरे का प्रॉफिट निकालो। तो सर ये कैसे निकालेंगे? अगर एक का प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरे का कैसे निकालेंगे? आपको ये पता होना चाहिए सर कि किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? इसके लिए बेटा मैंने एक निमोनिक बनाया है, और वो निमोनिक क्या है? वो है IIAH, और वो है दूसरा आइडल। अब ये क्या मजाक है सर, ये भी बता दें। IIH का मतलब बेटा इफ इन्वेंट्री लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, एब्जॉर्प्शन विल रिपोर्ट हायर प्रॉफिट। अगर इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो एब्जॉर्प्शन विल रिपोर्ट लोअर प्रॉफिट। अगर इन्वेंट्री बेटा इंक्रीज हो रही है तो एब्जॉर्प्शन हायर प्रॉफिट देगी, और अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो एब्जॉर्प्शन क्या देगी? लोअर प्रॉफिट। अब मुझे बताएं बेटा यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? ओपनिंग कितनी थी बेटा? 15। क्लोजिंग कितनी हो गई? 20,000। तो इन्वेंट्री बढ़ गई 5,000 से या कम हो गई? इन्वेंट्री बढ़ गई सर। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो पता चला अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा बेटा? 5,000 बेटा चेंज इन्वेंट्री इंटू 4 करेंगे तो पता चला भाई 20,000 प्रॉफिट ज्यादा होगा।
किसका प्रॉफिट 20,000 ज्यादा होगा? अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। देखो 20,000 ज्यादा आ रहा है, तो अगर मैं आपको मार्जिनल का प्रॉफिट दे दूं कितना 60,000, तो इसमें आप 20 प्लस कर देंगे तो किसका प्रॉफिट आ जाएगा? अब्जॉर्प्शन का। और अगर मैं आपको अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बता दूं इसी सवाल में, तो आपको ये पता है कि 20,000 का डिफरेंस आएगा दोनों में, और आपको ये भी पता है कि इन्वेंट्री यहाँ बढ़ रही है, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 20,000 ज्यादा है। तो अगर इसमें से 20,000 कम कर देंगे तो मार्जिनल का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो बेटा देखिए एक ही फॉर्मूला है, इससे बहुत सारी चीजें एग्जामिनर आपसे पूछता है। कभी मार्जिनल का प्रॉफिट दे देगा, अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट पूछेगा, कभी अब्जॉर्प्शन का दे देगा, मार्जिनल का पूछेगा, कभी दोनों का प्रॉफिट दे देगा तो ओएआर पूछ लेगा, कभी ओएआर दे देगा तो चेंज इन इन्वेंट्री पूछ लेगा। सही है, कभी ओपनिंग इन्वेंट्री दे देगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ लेगा, कभी क्लोजिंग दे देगा तो ओपनिंग पूछ लेगा। तो एक ही बेटा फॉर्मूला से इस तरह के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे एग्जामिनर के वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 4 आंसर। कह रहे बेटा विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रेक इवन चार्ट इज करेक्ट? ब्रेक इवन चार्ट आपने पढ़ा होगा। कह रहे हैं एट द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू इक्वल फिक्स कॉस्ट। बात गलत है भाई। ब्रेक इवन पे क्या होता है बेटा? सेल्स रेवेन्यू इक्वल फिक्स कॉस्ट नहीं होता, बल्कि सेल्स रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट होता है, इसलिए बात गलत है। कह रहा है इट इज द रिलायबल टूल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। देखते हैं आगे। इट शोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओवर अ डिफाइंड एक्टिविटी रेंज। ये ज्यादा बेटर आंसर लग रहा है भाई ब्रेक इवन के बारे में। ब्रेक इवन चार्ट जो है वो हमें कॉस्ट और रेवेन्यू बताता है ओवर अ डिफाइंड एक्टिविटी रेंज, ये ज्यादा रेलेवेंट है। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पे बेटा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट बराबर नहीं होती, बल्कि सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। क्या होती है? सेल्स और फिक्स कॉस्ट बराबर नहीं होती, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट भी बराबर नहीं होती, बल्कि सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। तो सी आंसर सही है बेटा कि कॉस्ट और रेवेन्यू आ रहा है ओवर अ डिफाइंड एक्टिविटी रेंज, रिलायबल टूल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। सही है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं ब्रेक इवन की। सही है, तो इतना रिलायबल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। Can a company produces and sells a single type of product? Okay, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। What is the sales revenue required to achieve a margin of safety of 40%? क्या कह रहा है बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें चाहिए 40% का, तो सेल्स रेवेन्यू कितना होना चाहिए? बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये परसेंटेज में निकालना है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेटा अगर परसेंटेज निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सही है, डिवाइड बाय दोबारा अगर परसेंटेज में निकालनी है दोबारा डिवाइड कर देंगे किससे? बजटेड सेल्स से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा? 100 से। तो इससे क्या आ जाता है बेटा? इससे आ जाता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब हमें देखना है बेटा कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है, बजटेड फाइंड करना है बेसिकली। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता है बेटा 40% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है हमारा? 40%, इन्होंने खुद बता दिया। बजटेड हमें नहीं पता। सही, x माइनस ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। जी सर, ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है बेटा? क्या फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन का? ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू निकालना है ना, ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू का बेटा फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो। हाँ, अगर रेवेन्यू निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 126,000। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो कैसे आता है बेटा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितनी है बेटा? सेलिंग प्राइस है बेटा 36 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 22। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई बेटा? 14। तो 14 को डिवाइड बाय 36 करेंगे, सही। कंट्रीब्यूशन है 14 और सेलिंग प्राइस है 36। तो 14 डिवाइड बाय अगर हम 36 करें, 14 डिवाइड बाय 36 तो कितना आ रहा है? ये आ गया बेटा आपका 0.39। कितना आ गया? 0.39 या 0.389, 3889 कर देते हैं। अब बेटा अगर हम 1,26,000 आ रहा है, 1,26,000, अगर हम बेटा ये जो 126,000 था इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे? 0.389
889 से, तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई भाई, ये हमारे पास आ गया ब्रेक इवन रेवेन्यू। तो ये तकरीबन आ गया 324,000, कितना आ गया 324,000 के लगभग आ गया ये हमारा क्या चीज, ब्रेक इवन रेवेन्यू। तो पता चला सर हमने ब्रेक इवन रेवेन्यू तो निकाल लिया, जो कि आ रहा है 340,000, सॉरी 324,000, हाँ 324 आ गया ना, 324,000 आ गया बेटा ब्रेक इवन रेवेन्यू। अब सवाल ये आता है हमने मांगा क्या है यहाँ पे इसने बोला है बेटा कि ब्रेक इवन तो आ गया, हमें बताना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो, नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी आ गई, हमें बताना है बजट कितना हो, क्या निकालना है, बजट। तो बेटा बजट कैसे निकलेगा जरा देख लेते हैं। बजट निकालने के लिए, अच्छा बेटा तो हमें ये पता लग गया कि हमारा जो ब्रेक इवन है बेटा वो है 324,000। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिजनेस है कितना सेफ है फ्रॉम इनकरिंग अ लॉस। इसका मतलब बेटा जो हमने बजट बनाया वो हमारा ब्रेक इवन से 40% ज्यादा होगा, ऐसा ही होगा। हमने जो बजट बनाया बेटा वो 40% ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारी सेल अगर 40% से गिरेगी तो किस पे आ जाएगी, ब्रेक इवन पे। तो पता चला बेटा अगर हमारा बजट 40% ज्यादा है, सही है, तो इसका मतलब ब्रेक इवन होगा हमारा 60%। ब्रेक इवन कितना होगा बेटा 60। तो अगर ये 324,000 आया हमारा क्या चीज ब्रेक इवन, अगर ये 60% है तो बेटा 100% कितना होगा, वो होगा 540। तो पता चला बेटा कि हमारे पास जो रेवेन्यू है, बजटेड रेवेन्यू वो होगा 540। इसका मतलब बेटा जो हमारी 100% सेल्स है वो है 540,000। अगर हमारी ये जो 540,000 की सेल्स है, अगर ये 40% से गिरेगी तो हम किस पे आ जाएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, सही। और अगर उससे ज्यादा गिरेगी तो हम लॉस पे चले जाएंगे। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम ये बजटेड सेल्स यहाँ पे रख दे बेटा और 540 में से हम माइनस कर दें 324, देखें कितनी आ रही है। अगर टोटल सेल्स है 540 उसमें से 324 माइनस कर दें तो ये आ गया बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डिवाइड कर देंगे इसको दोबारा 540 से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो वही आ गया बेटा 40%। तो आंसर क्या बना बेटा हमारा 540,000। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ये। आगे देखते बेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा why is cost volume profit analysis used by management। cost volume profit analysis बेटा दूसरा नाम है किसका, ब्रेक इवन एनालिसिस का। हाँ cost volume profit, ये जो CVP एनालिसिस होता है ये ब्रेक इवन का दूसरा नाम है। तो आपको बताना है बेटा ये किस काम में यूज होता है, क्या ये प्लानिंग के लिए यूज होता है, बिल्कुल होता है। फॉर कैलकुलेटिंग ओवर एब्जॉर्ब एंड अंडर एब्जॉर्ब, नहीं भाई ये जो सीवीपी है ये तो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ओवर या अंडर एब्जॉर्ब का कोई काम नहीं है। फॉर डिटरमाइनिंग एक्चुअल प्रॉफिट, सही, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सीवीपी करने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ये प्लानिंग के लिए यूज होगा। सीवीपी बेटा प्लान करने के लिए यूज होता है। एक्चुअल प्रॉफिट तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, उसके लिए ब्रेक इवन निकालने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इवन बेसिकली प्लानिंग के लिए या कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो सकता है। तो बेटा बी वुड बी द राइट आंसर।